हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने हमारा थिंकर्स का जो पोर्शन था वो लगभग फिनिश कर लिया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें आज से हम पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियाँ। मतलब जो परिप्रेक्ष्य हैं, जो दृष्टिकोण हैं समाजशास्त्रीय, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समाजशास्त्र के बेसिक्स में आते हैं। जब तक आप इनको नहीं समझ पाएंगे, आप किसी भी सिद्धांत को या सिद्धांतकार को नहीं समझ पाएंगे। दृष्टिकोण का मतलब होता है कि उनका नज़रिया क्या है, वो किस नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बेसिकली जो प्रमुख प्रमुख परिप्रेक्ष्य हैं, प्रमुख दृष्टिकोण हैं, प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका प्रकारवाद है, संरचनावाद है, संरचनात्मक प्रकारवाद है, और अंतःक्रियावाद है, और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है। जो भी जो नवीन नवीन है, घटना क्रिया विज्ञान है, लोकविधि विज्ञान है, इन सब के बारे में हम संक्षेप में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्ज़ाम में आता है। बाकी नॉलेज लेने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। लेकिन अभी हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आता है। तो हम संक्षेप में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना जाए और आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएं, एकदम क्लियरिटी के साथ में। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रकारवाद। ठीक, प्रकारवाद से हम शुरू करेंगे। तो प्रकारवाद क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रकार क्या होता है। वैसे इसका अर्थ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट अभी हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रकार का मतलब होता है कि जो संपूर्ण है, संपूर्ण मतलब समग्र, एक समझ लो पूरा ढांचा, या कह लो समाज के परिप्रेक्ष्य से समझ रहे हो तो मान लो कि पूरा समाज, ठीक, उसका उसकी जो इकाइयां हैं, इकाइयों द्वारा दिया गया योगदान। अब अगर आप शरीर के संबंध में समझ रहे हो तो शरीर की विविध इकाइयों द्वारा शरीर को दिया गया योगदान। अगर समाज के संबंध में समझ रहे हो तो समाज को मान लो कि समाज एक संपूर्ण है, और उस संपूर्ण को उसकी इकाइयाँ क्या योगदान कर रही हैं। इकाइयाँ क्या है समाज की? विवाह इकाई है, परिवार इकाई है, धर्म इकाई है, राजनीति इकाई है, नातेदारी इकाई है। ये सब इसकी इकाइयाँ ही तो हैं जिनसे समाज बना है। तो समाज की विविध इकाइयों द्वारा समाज को दिया गया योगदान, क्या योगदान ये इकाइयाँ देती हैं समाज को बनाए रखने के लिए, कि समाज बना रहे, ऐसे ही कंटिन्यू रहे, उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए क्या योगदान देती हैं। ठीक, तो ये होता है प्रकार का अर्थ, कि योगदान, इकाइयाँ क्या योगदान दे रही हैं संपूर्ण को इकाइयों द्वारा दिया गया योगदान। ठीक है, प्रकारवाद सामाजिक संस्थाओं को उनके कार्यों और उनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता है। देखो, प्रकारवाद अलग है, संरचनात्मक प्रकारवाद अलग है। तो अभी हम प्रकारवाद पढ़ रहे हैं। तो प्रकारवाद क्या करता है? इकाइयों के योगदान को सिर्फ समझने की कोशिश करता है, इकाइयों के बारे में ज़्यादा नहीं समझेगा। वो समाज को प्रमुखता देता है कि मेन कौन है? समाज, और इकाइयों का कार्य क्या है? उसको बनाए रखने के लिए योगदान देना। तो इकाइयों का अध्ययन वो सिर्फ इसीलिए करता है कि वो इकाइयाँ योगदान क्या कर रही हैं। जैसे समाज, उसमें मेन प्रायोरिटी व्यक्ति को नहीं दी गई है। जो प्रकारवादी हैं वो मेन प्रायोरिटी किसको देते हैं? समाज को। अब समाज की इकाइयां हैं व्यक्ति या विविध संस्थाएं, तो वो व्यक्ति और संस्थाओं पर प्रमुखता नहीं देता। वो ये देखने की कोशिश करता है कि जो व्यक्ति है या जो विविध संस्थाएं हैं वो समाज को क्या योगदान दे रही हैं, किस तरीके से वो समाज को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, ये चीज़ समझने की कोशिश करता है। तो इम्पोर्टेंट कौन होता है? समाज। यहाँ पे ये लोग संस्थाओं को उनके कार्यों के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं। ठीक, अब जैसे कि जो मेलेनोवस्की थे, उन्होंने व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किया और माना कि जो संस्कृति है ये तभी तक है जब तक वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करे। ठीक है, व्यक्ति माने समाज। अब समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति बनी। मेलेनोवस्की ने यही तो कहा कि व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति है। अब व्यक्ति मतलब कि ये टोटलिटी, संपूर्ण को दिया गया योगदान संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति का कुछ योगदान है। ऐसे ही विवाह है क्योंकि विवाह का कुछ योगदान है, परिवार है क्योंकि परिवार का कुछ योगदान है, नातेदारी है क्योंकि नातेदारी का कुछ योगदान है। तो वो विविध संस्थाओं को उनके
द्वारा जो दिए गए योगदान हैं उनके संबंध में समझने की कोशिश करता है कि किस तरीके से वो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, सामाजिक जो उनसे अपेक्षाएं की जाती हैं उनको पूरा करते हैं, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब कि जो प्रकारवाद है ये बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। ठीक है, समाज के घटकों के नज़रिए से समाज को समझना चाहता है। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा क्या, किस अप्रोच से, किस दृष्टिकोण से, बॉटम अप, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ, ये है संपूर्ण और यहाँ से जा रही हैं इकाइयाँ बहुत सारी। ठीक, अब ये इकाइयाँ मिलकर के संपूर्ण समाज को बनाएंगी। तो यहाँ से ऊपर की तरफ, बॉटम अप, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये घटकों के नज़रिए से समाज को समझने की कोशिश करता है कि ये जो घटक हैं, जैसे ये यहाँ पे हो गया परिवार, यहाँ पे नातेदारी, यहाँ पे विवाह, यहाँ पे संस्कृति, यहाँ पे शिक्षा, और सपोज यहाँ पे राजनीति, यहाँ पे आर्थिक संस्थाएं, यहाँ पे सांस्कृतिक हो गया, यहाँ पे कुछ और कोई भी संस्था हो गई। ठीक, तो ये जो घटक हैं ये क्या योगदान दे रहे हैं, इनके नज़रिए से, इनके दृष्टिकोण से इसको समझने की कोशिश करता है। तो ये बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, समाज के घटकों के नज़रिए से। घटक मतलब उसकी इकाइयाँ, उसकी इकाइयों के नज़रिए से समाज को समझना चाहता है। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख प्रकारवादी, क्योंकि इसके बिना तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो अब ये पूछ सकता है आपका कि प्रकारवादी कौन है और संरचनात्मक प्रकारवादी कौन है। तो जो लोग बॉटम अप अप्रोच अपनाते हैं और सिर्फ संस्थाओं के योगदान को समझने पर बल देते हैं वो प्रकारवादी हैं, और जो योगदान के साथ साथ संबंध भी देखने की कोशिश करते हैं वो संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। अब ये लोग संबंध नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ संस्थाओं के योगदान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इकाइयां हैं उनका, उनके नज़रिए से, उनके योगदान के नज़रिए से, ठीक, क्या योगदान दे रही उस नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रमुख प्रकारवादियों में आपके आते हैं दुर्खीम, मेलिनोवस्की, और फिर आपके पार्सन्स और मर्टन भी आ जाएंगे, लेकिन मुख्यतः पार्सन्स और मर्टन को संरचनात्मक प्रकारवादी ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पर हम मेनली रखेंगे दुर्खीम को और मेलिनोवस्की को। ठीक है, इनको पूर्णतः प्रकारवादी आप कह सकते हो। दुर्खीम को प्रकारवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकारवाद का जनक पूछा जाए तो किसको लगाएंगे आप, दुर्खीम को। प्रकारवाद का जनक दुर्खीम को माना जाता है। दुर्खीम ने बताया कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों द्वारा होती है उन्हें हम प्रकार कहते हैं। मतलब जो टोटलिटी है, जो संपूर्ण है, जो समग्र है, उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनको बनाए रखने के लिए जो उसकी इकाइयां हैं वो कार्य करती हैं। अब वही कार्य, वही प्रकार, वही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया योगदान, वही है प्रकार अकॉर्डिंग टू दुर्खीम। इसी चीज को जो पार्सन्स हैं इन्होंने एजिल मॉडल से समझाया था कि जो इकाइयां हैं वो क्या करती हैं, एडॉप्टेशन, इंटीग्रेशन, गोल और लेटेंसी का कार्य करती हैं। और मर्टन ने यहाँ पर प्रकारात्मक विकल्पों का दिया था। लेकिन यहाँ पे हम अगर पूछेगा आपसे कि प्रकारवादी विचारक बताइए तो आप दुर्खीम को बताइएगा, मेलिनोवस्की को बताइएगा। ठीक है, इनको हम संरचनात्मक प्रकारवादी में रखते हैं। वैसे तो प्रकारवाद से भी संबंधित है, लेकिन ये संरचनात्मक प्रकारवादी ज़्यादा माने जाते हैं। ये दोनों पूर्णतः प्रकारवादी हैं। तो मेलिनोवस्की के प्रकार को व्यक्तिवादी प्रकारवाद या सार्वभौमिक प्रकारवाद कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, व्यक्तिवादी प्रकारवाद। व्यक्तिवादी क्यों, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी संस्थाएं हैं। अगर कोई संस्था है तो वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। ठीक, इसीलिए इनको बोला जाता है व्यक्तिवादी प्रकारवाद। जैसे संस्कृति है, इन्होंने कहा संस्कृति है क्योंकि संस्कृति व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तभी उसका अस्तित्व हुई। जिस दिन वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना खत्म कर देगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने कहा, और इसको सार्वभौमिक प्रकारवाद भी कहा, कि अनिवार्य है सभी जगह वो इकाई वो चीज प्रकार को पूरा करेगी ही करेगी, यदि नहीं करेगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जो संस्कृति है ये व्यक्ति की कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी करती है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। ठीक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सहायता देती है। यही संस्कृति का कार्य होता है, वही उसका योगदान होता है।
इसको इन्होंने प्रसारवाद के माध्यम से समझाने की कोशिश करी थी। संस्कृति को इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने प्रसारवाद का प्रयोग भी किया था। इन्होंने आवश्यकताओं के 3 प्रकार बताए। जो मेलिनोव्स्की हैं, मेलिनोव्स्की ने 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई। कौन कौन सी? मूल, व्युत्पन्न और एकीकरणीय। ठीक, मूल, व्युत्पन्न और एकीकरणीय, ये 3 प्रकार की मानवीय आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए जो विविध इकाइयां हैं उनका अस्तित्व पाया जाता है। इन्होंने संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत दिया था और इसको बोलते हैं आवश्यकताओं का सिद्धांत। आवश्यकताओं का क्यों? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का अस्तित्व है। और ये पूछ सकता है संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत या फिर व्यक्तिवादी प्रकारवाद या फिर सार्वभौमिक प्रकारवाद किसने दिया था? तो ये मेलिनोव्स्की ने। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, ये प्रकारवाद का जनक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है दुर्खिम को। दुर्खिम की ये वाली परिभाषा भी याद कर लीजिएगा, ये जो दी हुई इन्होंने कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों द्वारा होती है उन्हें हम प्रकार कहते हैं। तो प्रकारवाद में मोस्टली इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे संरचनावाद और संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में, और आगे आगे जो अदर टॉपिक आते जाएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और आपकी ऐसे ही जो समाजशास्त्री समझ है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते चलिए, इस चीज़ को समझते चलिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते चलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।